आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं फिल्म राइटर शगुफ्ता रफीक से। आपसे बातचीत की है कमल शर्मा ने। शगुफ्ता रफीक जी, हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, आप सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। शगुफ्ता, ये नाम बोलने में और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। क्या माने हैं इसके? दरअसल शगुफ्ता एक फारसी नाम है और पर्शियन में इस नाम का मतलब है खिलता हुआ फूल जी। तो मेरी मम्मी को ये नाम बहुत अच्छा लगता था तो उन्होंने मुझे ये नाम दे दिया। लेकिन जब छोटी थी तो बहुत दुबली पतली सी थी तो मेरे घर वाले बड़ा मजाक उड़ाते थे कि काली दुबली पतली बच्ची का इतना खूबसूरत नाम शगुफ्ता क्यों दे दिया। तो मेरी माँ कहती थी कि मुझे प्रोनाउंस करने में बहुत अच्छा लगता है तो इसके लिए वो बस नाम वाबस्ता हो गया मेरी लाइफ के साथ। वैसे उन्होंने सही कहा कि सुनने में बोलने में अच्छा लगता है और जब हम फूल की बात करते हैं तो उसका रिश्ता है रंगों से और महक से। जी बिल्कुल। हम यही शुभकामना देंगे कि लेखन की दुनिया में ये जो फूल खिला है इसकी जो महक है, इसके जो रंग हैं, बरसों बरस बरकरार रहे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। क्या फर्क है सामान्य लेखन और फिल्मी लेखन में? सामान्य लेखन और फिल्म लेखन में ये डिफरेंस है कि जब आप अपने लिए लिखते हैं तो उसकी कोई एक लिमिट नहीं होती। आप अपने फीलिंग्स, अपने जज्बात जो भी हैं आप उसको अनसेंसर्ड लिखते हैं। उसमें आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। जो आपने महसूस किया है हर पल हर मिनट, जो भी आप किसी भी सिचुएशन के बारे में महसूस करते हैं आप उसको लिख सकते हैं और कोई क्वेश्चन नहीं करता आपको। लेकिन फिल्म राइटिंग में कम्प्लीटली ऑपोजिट है। मतलब उस पर हमेशा किसी ना किसी की नजर रहती है, प्रोड्यूसर की नजर रहती है, डायरेक्टर की नजर रहती है, क्रिएटिव जो हेड्स होते हैं, इवन एक्टर्स, तो उनकी एक ये होता है कि भाई ये कुछ सही नहीं, इसको चेंज कर दो, इसको कम कर दो, इसको ज्यादा कर दो, ये सिचुएशन ज्यादा बोल्ड हो रही है। तो ये एक रोक टोक का सिलसिला लगा रहता है फिल्मी राइटिंग में। उस डिफरेंस की वजह से क्या होता है कि एक राइटर लिखता भी है और नहीं भी लिखता है, मैं ये कहूंगी। वो हमेशा एक लिमिट के अंदर उसे रहना होता है, एक बाउंड्री होती है उसकी। जी, ये बिल्कुल वैसे ही कि जैसे किसी चित्रकार को कोई आपने विषय दे दिया, उसके बाद में कैनवस भी दे दिया, रंग भी दे दिए, सब्जेक्ट भी बता दिया और उसको उसकी सीमाएं भी बता दी। बिल्कुल, हाँ। तो उन सीमाओं की वजह से क्या होता है कि हम अपना जितना हम उसमें लिखना चाह रहे हैं उतना पूरी तरह से हम लिख नहीं पाते जी। तो दैट इज लिमिटेशन। इस बात को आगे बढ़ाएंगे जी। लेकिन यहाँ पर हम चाहेंगे कि एक बहुत बढ़िया सा गाना आपकी पसंद का हो जाए हमारे सुनने वालों के लिए। किशोरदा का एक गीत है तुम बिन जाऊं कहां, फ्रॉम प्यार का मौसम। बहुत ही खूबसूरत गाना है जी। आइए सुनिए। सकोगे तुम कैसे हो
मुझसे जुदा हट जाएंगी दीवारें, सुन के मेरी सदा आना होगा तुम्हें मेरे लिए, साथी मेरी सुनी राह के। तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन कितनी अकेली सी पहले थी यही दुनिया, तुमने नजर जो मिलाई बस गई दुनिया। दिल को मिली जो तुम्हारी लगन, दिए जल गए मेरी आह से। तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह कभी तुमको चाह के। तुम बिन। लेकिन हमारे यहाँ बातचीत का मौसम चल रहा है और प्यार का मौसम तो मैं समझता हूँ कि जिंदगी में भी हमेशा बना रहना चाहिए। जी बिल्कुल, बेशक बेशक। और क्योंकि वैसे ही जिंदगी में बहुत सारी उदासियां, बहुत सारी तकलीफें, तो प्यार जो है उसको बचा के रखना। उदासियां ही ज्यादा है और प्यार बहुत कम हो गया है आजकल, इसलिए मैं समझती हूँ कि इस तरह का गीत हमें बार बार सुनना चाहिए। जी। तो आपने अपने घर की बात बताई, तो घर में कैसा माहौल रहा, कितने भाई बहन आप लोग, आपके परिवार में कौन कौन, उसके बारे में बताइए। घर का माहौल मेरा इतना खुशनुमा, इतना अच्छा, इतना खिलखिलाता हुआ जिस तरह मेरा नाम है नहीं था। क्योंकि मेरी मम्मी जो थी वो बहुत एक खामोश किस्म की महिला थी और फैमिली में ज्यादा लोग हैं नहीं, बहुत थोड़े से फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने अपनी जिंदगी जीने में निकल गए, अलग हो गए। तो मैं अपनी माँ के साथ हमेशा अकेले रही हूँ, तो इसके लिए हम लोग ने एक बहुत लोनली जिंदगी बिताई है साथ में, मैंने और मेरी मम्मी ने। एक फैमिली एटमॉस्फेयर, खुशनुमा फैमिली एटमॉस्फेयर जो होता है, उससे मैं महरूम रही हूँ। और शायद अपनी माँ की तन्हाई और मेरा अपना जो मैंने देखा, जिस तरह मैंने रिस्पॉन्ड किया उस तन्हाई को, तो मैंने बिल्कुल ही अलहदा किस्म की जिंदगी देखी, जो उस जमाने में मतलब मेरी जो फ्रेंड्स हुआ करती थी उनकी जिंदगी से कम्प्लीटली ऑपोजिट जिंदगी जी रही थी मैं। So I was not really leading a very happy family life. लेकिन उसने आपको लगता है वक्त से पहले थोड़ा ज्यादा मैच्योर बना दिया? बहुत ही ज्यादा। मैं समझती हूँ 9 साल की उम्र में मैं ऑलरेडी 20-25 साल की हो गई थी। 9 साल की उम्र में आई वॉज वेरी वेरी मैच्योर्ड। आई थिंक इस तरह होता है मेरे ख्याल से, अगर आप एकदम अकेले हो तो आप सिर्फ सोचते हो, सोचते सोचते फिर तरह तरह के नेगेटिव ख्याल भी आते हैं, उदासी आती है जिंदगी में, कुछ समझ में नहीं आता है, बिल्कुल ब्लैंक सी जिंदगी चली जाती है। लेकिन उस ब्लैंकनेस को, उस एम्प्टी स्पेस को भरने के लिए कई बार लोग जो अपनी तन्हाई के जिस माहौल में वो रहते हैं, उसमें कभी वो पेंटिंग को, कभी संगीत को, कभी लेखन को अपना साथी बना लेते हैं। मेरा साथी मेरा ट्रांसिस्टर था। मैं इसीलिए कह रही थी कि रेडियो का मेरी जिंदगी में इतना बड़ा रोल है, क्योंकि मैं उस जमाने में हमारे पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। मैं बहुत ज्यादा मतलब हम बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली के थे। हम कोई चीज अफोर्ड नहीं कर सकते थे, बहुत बड़े म्यूजिक सिस्टम्स या कुछ। तो एक छोटा सा ट्रांसिस्टर हुआ करता था मेरे पास। तो मैं सुबह समझे आप 9 बजे से लेके रात को 9 बजे तक, ऑफ कोर्स स्कूल का टाइम जो होता है उससे छोड़ के 9 to 9 मैं अपने कान के पास, लिटरली कान के पास ट्रांसिस्टर रख के जो है सारा दिन गाने सुनती थी। और मेरी माँ मुझे इतना डांटती थी, वो कहती थी कि चिपका लो कान में, डॉक्टर से कह के मैं इसे ऑपरेशन करवा दूंगी और चिपका दूंगी कान से। मैं बिल्कुल कान के पास उसको लगा के जो है रेडियो सुनती थी। वो भी हमारी और आपकी कहानी और इस तरह से रेडियो से प्रेम करने वाले लोगों की सबकी कहानी करीब करीब एक जैसी। हम सबने भी बहुत डांट खाई है। जी। तो इस समय आप रेडियो एक्टिव जोन में हैं और विविध भारती की जहां तक बात है तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा नेटवर्क
ब्रॉडकास्ट है ये, बेशक। और विविध भारती पर चूंकि आप आई हैं और इस प्रोग्राम में, और हमारे सुनने वाले जो हैं, चूंकि आपने ट्रांजिस्टर का जिक्र छेड़ दिया है, अपनी पसंद के गानों का, कैसे आप मतलब दिल लगा के एकदम कानों के साथ सुनती थी, तो इस समय बहुत सारे जो सुनने वाले हैं वो भी अपने अपने ट्रांजिस्टर सेट इस बातचीत को सुनते हुए कानों से लगाए हुए हैं। आई होप सो। तो आपकी पसंद का एक गाना और हो जाए। मैं रफ़ी साहब का एक बहुत ही मशहूर गीत है जो मदन मोहन जी ने संगीत दिया, जिसका तुम जो मिल गए हो फ्रॉम हस्ते जख्म, कैफी आजमी साहब का लिखा हुआ। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से सुनने वालों को ये गीत सुनाऊं। जरूर, आइए सुन। मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया, तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो, किस्मत से मिल गए हो, मिलके जुदा न हो। मेरी क्या खता है, होता है ये भी कि ज़मीन से कभी आसमां मिल गया, कि जहां मिल गया। तुम क्या हो, एक सुरीला नगमा हो, भीगी रातों में मस्ती, तपते दिन में साया हो। तुम क्या जानो, तुम क्या हो, अब जो आ गए हो, जाने न दूंगा कि मुझे एक हंसी मेहरबान मिल गया,
के जहां मिल गया। बुझा तुम भी थे खोए खोए, मैं भी बुझा बुझा था अजनबी जमाना, अपना कोई न था अजनबी जमाना, अपना कोई न था। दिल को जो मिल गया है तेरा सहारा, एक नई जिंदगी का निशान मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तुम जो मिल गए हो तो ये लगता है कि जहां मिल गया, कि जहां मिल गया। हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सुनने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे भी विविध भारती पर हम इस तरह के गाने तो इसलिए भी ज्यादा सुनाते हैं क्योंकि हमारे सुनने वाले जो हैं उनको लगता है कि इसकी दौलत सबसे ज्यादा हमारे पास में है और वो हमारे साथ बांटना जी 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 बेशक। चूंकि आपने ट्रांजिस्टर का जिक्र किया, रेडियो का जिक्र किया, तो मेरे मन में भी कुछ लालच जो है बिल्कुल 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 बिल्कुल। आप मुझसे इस इंटरव्यू में रेडियो ही के बारे में पूछिए, मैं सिर्फ रेडियो के बारे में बात करना चाहती हूँ। रेडियो का आपकी जिंदगी में लगता है कि बहुत अहम एक किरदार रहा है जी। आपने मतलब रेडियो से बहुत कुछ पाया है। बेशक बहुत कुछ। मैंने बताना शुरू भी नहीं किया अभी कि रेडियो से मुझे क्या नहीं मिला, तो जैसे जैसे आप पूछते रहेंगे मैं आपको बताती रहूंगी। मतलब उस अकेलेपन को भरने में खास तौर से रेडियो का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने एक तरीके से, आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन गाना भी सीख लिया रेडियो सुन सुन के। जिस तरह बात है, अच्छा। मैंने और क्या है कि एक जिंदगी में एक दौर था ऐसा जिसमें हम पैसे की काफी तंगी वगैरह रही थी, तो बतौर सिंगर मैंने कुछ शोज वगैरह किए अब्रॉड,
तो मैंने क्योंकि मैंने रेडियो इतना सुना हुआ था, सारे गीत मुझे बाय हार्ट याद थे और इतना ध्यान लगा के सुनती थी, तो मैं वो गीत जो मैंने सुने थे वो सारे मेरे काम आए। और जब मैं बतौर सिंगर मैंने शोज किए, वो ये उन दिनों की बात है जब मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं लेखिका बनूंगी या मैं कुछ बनूंगी, तब की बात है बिल्कुल। एंड लाइफ वाज नॉट वेरी इजी, इट वाज वेरी टफ, उस जमाने की बात है। तो ये जितने भी गाने थे और मुझे सारे अल्फाज याद थे, तो मैंने जब लिखने शुरू किए, मतलब किताब उठाई, तो मुझे कम से कम 200-300 गानों के तो वैसे ही अल्फाज याद थे, सब कुछ बिल्कुल बाय हार्ट याद हो चुके थे। अभी तो खैर मैं भूल गई हूँ, काफी साल हो गया, अरसा हो गया, लेकिन दैट्स हाउ इट हेल्प मी आल्सो। अच्छा, वो चैनल कौन सा, विविध भारती सुना करते थे? मैं विविध भारती ही सुना करती थी और उसके अलावा ऑल इंडिया। लेकिन ऑल इंडिया बॉम्बे में जो, या तो मेरे रेडियो में डिफेक्ट है कि इतना क्लियर नहीं उस जमाने में आता था, पर विविध भारती वाज वेरी क्लियर। अच्छा, इसके लिए विविध भारती ही ज्यादा सुनती थी मैं। बीच में एक गाने का जिक्र किया था जी, कैफी साहब का नाम आया। हम जब जिंदगी में लिखते हैं, इसके साथ साथ कहते हैं कि आप अच्छा लिखना चाहते हैं तो अच्छा पढ़िए भी जी, अच्छे कवियों को, अच्छे लेखकों को। और जैसे कि आपने कहा कि वो बचपन के दिन जो थे बड़े तन्हा भी थे, बड़ी उदासी भी थी, ऐसे में किताबें हमारा बहुत बड़ा सहारा होती हैं। किन किन को पढ़ा आपने? मैं जब बहुत ही छोटी थी, मतलब 9-10 साल की मेरी एज थी, तब मेरे डैड की डेथ हो गई थी, तो मम्मी और हम अकेले थे उस जमाने में। तो खैर क्योंकि मैं स्कूल जाती थी तो किताबों को पढ़ने का इतना मौका नहीं मिलता था, लेकिन करीब 13-14 साल की उम्र में बहुत अजीब अजीब से पेचीदा फिलोसफिकल किताबें, वेरियस अलग अलग रीडर्स, लेकिन उस जमाने में समझ में नहीं आता था, लेकिन कुछ चीजें समझ में आती थी जिनकी वजह से मैं कनेक्ट हो जाती थी। लेकिन उसके बाद एक फेज आया जब मेरी एक राइटर दोस्त हैं हमारे, जय दीक्षित, जगन्नाथ प्रसाद दीक्षित, जो बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हैं, तो उनके पास मैंने उनके साथ काम किया बतौर असिस्टेंट। मैं उनसे कहती थी कि मैं आई थिंक आई वांट टू राइट, क्योंकि मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो गया था, इतने उतार चढ़ाव आ गए थे, दैट आई वांटेड टू राइट। तो मैंने उनसे कहा कि आप अगर थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दें, किस तरह लिखते हैं जब जो लेखक लिखते हैं, थोड़ी सी मतलब मैं आपकी सोबत में रहना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे किताबें दी शरद चंद्र की, तो मैंने उनकी किताबें पढ़ी और उनकी किताबों का ऐसा असर हुआ मेरे पर कि मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वो शरद चंद्र की किताबों की वजह से हूँ, जो उन्होंने मुझे दी। एंड उनके अलावा, शरद चंद्र जी के अलावा, उन्होंने मुझे रशियन राइटर्स जो हैं, दोस्तोयेव्स्की, लियो टॉल्स्टॉय, चेखोव, इनकी किताबें दी मुझे, जो मैं एकदम इमीडिएटली आई कनेक्टेड टू दोस बुक्स, क्योंकि उनकी जो कुछ पेनफुल राइटिंग से मैं हमेशा ज्यादा इंस्पायर्ड रही हूँ। मुझे ये फ्रिवलेस राइटिंग, दुनिया में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बाहर है, फूल है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, मैं नहीं समझती हूँ कि दैट्स ट्रू। तकलीफें ज्यादा हैं, दर्द ज्यादा है, इसके लिए इस किस्म के जो राइटर्स थे उनसे मैं इमीडिएटली कनेक्टेड हो गई। होता भी आदमी जब जिनमें जमीनी सच्चाइयां होती, जिनमें हमारे अपने दुख होते हैं, वो चीजें हमें जल्दी जोड़ लेती हैं अपने आप से। और कुछ चीजें ऐसी जो सार्वजनिक यूनिवर्सल होती हैं, जब उसमें यूनिवर्सल अपील होती है तो जाहिर है कि वो किताब हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे कोई भी चीज हो, कला हो, वो लोगों को छूती है। हाँ, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि शरद चंद्र जी और पर्टिकुलरली उनकी किताब थी गृहदाह, जिससे जो मैं साल में एक बार हमेशा पढ़ती हूँ, उसकी एक फुल कंप्लीट रीडिंग करती हूँ उसकी, क्योंकि उस किताब ने मुझे इतना इंस्पायर किया है कि मैं कहती हूँ जो भी मेरी फिल्मों में जो अगर किसी को कुछ अच्छा लगता है, छोटी सी भी कोई बात अगर अच्छी लगती तो वो उनकी देन है। ही इज द वन हु हैज टॉट मी, ही इज अ गुरु जिनको मैंने कभी नहीं देखा, सिर्फ पढ़ा ही है उनको, और मैंने बहुत मतलब ऐसा मुझे अरमान जागा कि आई विश ही वाज अलाइव, तो मैं रह जाती हूँ उनके साथ। क्या बात, तो उनका बहुत बड़ा हाथ है मेरे, आपका बहुत बड़ा हाथ होगा हमारे श्रोताओं के लिए अगर आप किसी रिकॉर्ड को हाथ लगा दें। बेशक जी। मैं लता जी का गीत है तलाश फिल्म से, कितनी अकेली कितनी तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, ये गीत मेरा बहुत ही पसंदीदा, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट्स ऑफ लता जी। आपने मेरे बहुत ही एक जो मेरी पसंद के भी जो गाने हैं उसमें से गाना आपने बजा दिया है। लता जी का इसमें बहुत ही खूबसूरत अंदाज है और ये गाना हमें एक अलग दुनिया में ले जाता है। बेशक, एब्सोल्युटली। तो कुछ देर के लिए हम भी इस गाने के साथ ट्रांस में चलते हैं, जहाँ पर बिल्कुल समाधि का सुख मिलता है, आनंद। जरूर जरूर। तन्हा सी लगी उनसे मिलके मैं आज, कितनी
उम्मीद है कि दोस्तों आपको शगुफ्ता जी की पसंद का ये गाना जो है बहुत आपको भी अच्छा लगा होगा। हालांकि आपने कई बार सुना होगा, एक बार फिर से आज इस प्रोग्राम में आपने सुना। और मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान है फिल्म जगत की जानी मानी लेखिका शगुफ्ता रफीक जी। और मुझे भी बहुत लुत्फ आ रहा है उनसे बात करते हुए, और उम्मीद है कि आपको भी लुत्फ आ रहा होगा। बिल्कुल। और बताइए कि कौन कौन से जो लेखक हैं उनका आपकी सोच पर, आपके दर्शन पर, आपकी जिंदगी पर असर पड़ा? मैं समझती हूँ राइटर्स तो हमारे इंडस्ट्री में इतने अच्छे अच्छे हैं कि हम राइटर्स अगर हैं तो वो उनकी वजह से हैं कि किसी की लिखाई आपको इंस्पायर करती है तो आप लेखक बनते हैं, किसी का संगीत इंस्पायर करता है तो आप सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर बनते हैं। तो आई एम ऑल्सो वेर एवर आई एम, क्योंकि मैं इंस्पायर्ड हुई हूँ बहुत से हमारे राइटर्स से। अबरार अलवी हैं, बहुत बेहतरीन लिखते थे। कमाल अमरोही साहब बहुत अच्छा लिखते थे। फिर उनके अलावा गुलजार साहब इज मार्वेलस, स्पेशली विद हिज डायलॉग्स। मैं समझती हूँ कि बहुत कम लिखते हैं और कम लिखने में इतना ज्यादा बोल देते हैं। वो इतनी कमाल की और इतनी बड़ी बात जो है कम अल्फाजों में उसकी बंदिश किस तरह करनी चाहिए। दिस इज एन आर्ट विच गुलजार साहब हैज। देन भट्ट साहब आल्सो इज अ वेरी गुड राइटर, मिस्टर महेश भट्ट। आपने एक बहुत अच्छी बात की, और उससे मुझे लगता है कि फिल्म की कहानी की भी अपनी एक बंदिश होती है, उसको भी तैयार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। और चूंकि आपने जगदम्बा प्रसाद दीक्षित जी का भी नाम लिया, फिल्म लेखन से उनका भी गहरा रिश्ता रहा, तो बेसिक ट्रेनिंग जिसकी हम कहें फिल्म लेखन की, वो आपने वहां से पाई? मैं एक्चुअली कहती हूँ कि ट्रेनिंग मतलब राइटर ट्रेनिंग राइटर नहीं ले सकता है। वो ये कर सकता है कि अगर वो किसी अच्छे राइटर की सोबत में रहे और उसने भी जिंदगी देखी हो। मतलब ये जिंदगी जीने में और जिंदगी को समझने में बड़ा फर्क होता है कि कुछ लोग जिए जाते हैं, कुछ लोग उसको समझते हैं, समझने की कोशिश करते हैं और बातों का असर, जिंदगी का असर लेते हैं अपने ऊपर। तो वो बहुत जरूरी होता है कि मेरे फैमिली में और भी बहुत से लोग हैं, बट आई एम द ओनली राइटर, क्योंकि बहुत फर्क होता था। वो लोग चीजों को देखते थे, मैं उन चीजों को महसूस करती थी। तो वो डिफरेंस, अगर आप में वो डिफरेंस है, अगर आप महसूस करते हैं, तो किसी भी राइटर के साथ अगर आपने कुछ वक्त गुजार लिया, उनसे कुछ आपने कुछ इंस्पायर हो गए, कुछ सीख लिया, उनके भी अपने तजुर्बे होते हैं लाइफ के, तो मैं समझती हूँ इट हेल्प्स। लेकिन वैसे राइटिंग एक ऐसा मीडियम है जिसमें आपका कोई गुरु हो नहीं सकता। शगुफ्ता जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फिल्मी लेखन चूंकि एक बहुत ही तकनीकी मामला भी है जी, और वैसे जैसे आपने शुरू में कहा कि हम बहुत आज़ादी से लिखते चले जाते हैं, लेकिन फिल्मी लेखन का अपना एक डिसिप्लिन है, उसका अपना एक अनुशासन है, और उस अनुशासन में उसकी सीमा में रहते हुए लिखना पड़ता है, फिल्म की जरूरत के हिसाब से, सीन की जरूरत के हिसाब से, कैरेक्टर्स जो हैं उसके हिसाब से। तो जाहिर है कि वो ज्यादा चुनौतीपूर्ण भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल चुनौतीपूर्ण है, इसलिए क्योंकि देखिए वो मीडियम में आपको पब्लिक सेंसिबिलिटीज, उनके मेंटालिटी, आप किस मुल्क के लिए लिख रहे हैं, किस तरह की सोच है उन लोगों की, आप उससे बाहर नहीं जाकर लिख सकते। यू हैव टू केटर टू द ऑडियंस, जो आपकी ऑडियंस है, आपकी खास ऑडियंस क्या है, तो उनकी सेंसिबिलिटी के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। आप अपने मयार से बाहर नहीं जा सकते, यू कैंट ब्रेक योर बाउंड्रीज। तो मैं समझती हूँ कि, और ये एक तरह से अच्छी बात भी है, क्योंकि मैं नहीं समझती हूँ कि फ्रीडम ऑफ राइटिंग का मिसयूज करना चाहिए। उसको लेकर बहुत ज्यादा बिल्कुल आजाद हो गए और जो दिल में आया लिख दिया और किसी को हर्ट कर दिया आपने, ये भी नहीं होना चाहिए। तो बहुत उसका बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सेंसिबल मामला, और उसमें एक बहुत सेंसिबल आदमी की जरूरत पड़ती है, जिम्मेदारी वाला मामला, बिल्कुल जिम्मेदारी वाला काम है। लेकिन उसमें जब हम कैरेक्टराइजेशन की बात करते हैं, तो फिल्म एक ऐसा माध्यम है जिसमें जब हम किसी फिल्म की कहानी की बात करते हैं, उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, उनका अपना अपना स्तर है, पैसे के हिसाब से, मेंटल लेवल के हिसाब से, उसमें भी वो इस तरह से तभी तो कहानी बनती है। कहीं कोई बच्चा है, कोई बुजुर्ग है, नौकर भी है, उसमें ड्राइवर भी है, तरह तरह के कैरेक्टर्स हैं, और उन सब के हिसाब से उनका आपस में जो कन्वर्सेशन होगा, बातचीत होगी, अलग अलग होती है उनके कैरेक्टर्स के हिसाब से। उसमें भी संभालना पड़ता है कि कहीं कोई कैरेक्टर, इवन इफ ही इज नेगेटिव भी अगर हो, तो वो कोई ऐसी बात नहीं बोले कि ऑडियंस जो है उस पर नेगेटिव रिएक्शन दे।
से, उसकी नेगेटिविटी को भी कंट्रोल करना पड़ता है। कि अभी आप अगर शोले भी देख लें तो जिस तरह वो गब्बर सिंह का कैरेक्टर है वो भी एक लिमिट में बोलता है, और रियल लाइफ में अगर गब्बर सिंह होगा तो शायद वो गाली गलौज भी करता होगा, लेकिन हम वो फिल्म में नहीं कर सकते। और हमने जब करने की कोशिश भी की, मतलब मैंने हाल ही में कुछ फिल्में देखी जिसमें लोगों ने कोशिश की, तो आप ऑडियंस जो है वो उठ के चली जाती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, क्योंकि वो एंटरटेन होने के लिए आती है, वो इस तरह के शब्द सुनने के लिए नहीं आती। तो हमारी आजकल के जो माशरे में लड़कियां हैं वो जिस तरह बात करती, उस एक जमाने में लड़कियां इस तरह नहीं बोलती थी। तो अगर हम इंडियरिंग कैरेक्टर्स रखें, आपका विलेन भी जो है वो हद में बोले सब, तो ये बहुत हमको संभालना पड़ता है। हालांकि सारे अलग कैरेक्टर्स है, कोई ग्रे है, कोई ब्लैक है, कोई व्हाइट है, तो वो जो संभालना है, आई थिंक वहां पर आपकी जो एक चतुराई जो है, क्लेवरनेस है, वहां पर उसका टेस्ट वहां होता है। और फिल्म चूंकि एक बाद में दस्तावेज बन जाता है सालों सालों जी, तो एक बार वो चला गया तो फिर बाद में बाकी लोगों के लिए भी वो एक एग्जाम्पल बने, ये ज्यादा बेशक दूसरे राइटर्स के लिए भी। तो इस वक्त तो हमारे श्रोताओं के लिए आपको कुछ करना होगा यहाँ पे, और हमारा सेट लगा हुआ है, बस गाना बजाने की देर है। बेशक मैं अब अपने श्रोताओं के लिए मुकेश जी का एक गीत है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो एक ख्वाब हूँ, इस ख्वाब से तू प्यार ना कर। दिस इज आई एम यूजिंग दिस प्लेटफॉर्म एक्चुअली टू, मैं श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ मुकेश जी को, किशोर दा को, रफी साहब को। आइए सुनते हैं जी।
तकरार न कर, भूल जा जाने दे तकदीर से तकरार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ, उस ख्वाब से तू प्यार न कर। मैं तो एक ख्वाब हूँ। मैं तो एक ख्वाब हूँ। जी। और हम सब ख्वाबों का ही तो पीछा करते हैं जिंदगी भर, ख्वाबों में रंग भरने की कोशिश करते हैं। सबके अपने अपने ख्वाब होते हैं। आपने कोई ख्वाब पाला था फिल्म का? हाँ, मैंने अपनी वो जो फेज था जिसमें हमने बहुत दुख उठाए, बहुत तकलीफें उठाई, तो कहीं ना कहीं मुझसे अपनी माँ की जिल्लत बर्दाश्त नहीं होती थी। तो मैं बहुत ही छोटी थी, मुझे समझ तो नहीं थी, लेकिन मैं अपनी माँ से कहती थी कि किसी दिन मैं बहुत फेमस होंगी और मैं आपको बहुत सारी खुशियां दूंगी और आपकी बहुत इज्जत होगी समाज में, लोग आपको ये सब बोलेंगे जो भी बोलते हैं। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, जब आप एक गरीबी के दौर से गुजर रहे होते हैं तो ये पैसे जो नहीं होते आपके पास वो प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो ह्यूमिलिएशन, जो जिल्लत आती है उस गरीबी के दिनों में, वो आदमी नहीं भूल सकता। मतलब हमने कम खाया होगा, अच्छा नहीं पहना ओढ़ा होगा, लेकिन जो लोग थे, जिस तरह लोगों की नजरें बदल जाती हैं, जिस तरह लोग आपसे पेश आते हैं जब आपका वक्त अच्छा होता है, तो और वही लोग बदल जाते हैं। तो मैं समझती हूँ वो मेरी माँ बहुत दिल पे लेती थी। वही लोग जो कल तक अपने थे, उनका एक रवैया बिल्कुल बदल जाता है आपकी तरफ। मेरी माँ बहुत चुप चुप खामोश रहती थी, उदास रहती थी, रोती थी अकेले में। तो मैं उनसे कहती थी, आप दिल छोटा मत कीजिए, मैं जिंदगी में कभी एक बार फेमस होंगी। लेकिन इतना बड़ा दावा होता था ये, फिर मुझे शक होता था कि क्या पता मैं ये जो वादा कर रही हूँ ये पूरा कर सकूंगी कि नहीं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब मुझे अपनी जिंदगी में अल्लाह ताला ने जो भी कामयाबी छोटी मोटी दी है, तो शी इज नॉट अलाइव। उनकी डेथ हो गई आज से 3-4 साल पहले, एंड शी डिड नॉट लिव टू सी। ये आपको सालता है। ये मुझे सारी जिंदगी इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने एक ही इंसान से वादा किया था कुछ बनने का, और मैं इंशाल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने मेरी सुन ली, लेकिन शी इज नॉट देयर। तो लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो एक न होकर के भी ऐसा लगता है कि वो हमेशा, उनका आशीर्वाद तो है आपके साथ। आई जस्ट होप सो, आई जस्ट होप सो। वो हमेशा मौजूद रहेंगी। और वो हमारे यहाँ तो ये दर्शन माना जाता है, कहा भी जाता है कि जहाँ कहीं भी हैं उनकी रूह को सुकून मिले जरूर, और वो खुश हों आपको इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो अब चूंकि आपने जिंदगी के इतने सारे रंग, रिश्तों के इतने सारे रंग देखे, रंग बदलते हुए देखे आपने, तो जाहिर है कि वो ऐसा व्यक्ति जो है, उसके पास जब इस तरह के विषय आते हैं तो उसको चरित्रों की बनावट करने में, अपने चरित्रों को संवाद देने में ज्यादा सहूलियत भी होती है। और वो, मैं समझता हूँ कि उसमें ज्यादा सहजता और ज्यादा ईमानदारी भी होती है। जी, मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि फिल्मों में क्या होता है, सारे कैरेक्टर उदास नहीं होते जी। तो जो अब मैंने, क्योंकि बहुत ज्यादा जो ये खुशनुमा रंग और ये खुशबू और ये इस तरह की जिंदगी क्योंकि कम देखी, तो मेरे लिए बड़ा डिफिकल्ट था उन कैरेक्टर्स के लिए लिखना जिन कैरेक्टर्स को ये सब फिल्म में नसीब होता है। जी जी। तो मेरे लिए वो टफ था, लेकिन पता नहीं किसी तरह से वो भी मैंने लिख लिया, एंड पीपल हैव लाइक्ड इट। मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है लिखना पीड़ा जो है, उनसे उस तरह के जो कैरेक्टर्स, जो पेनफुल कैरेक्टर्स हैं, तकलीफ वाले कैरेक्टर्स है, वो कुछ आसान है मेरे लिए लिखना जी। लेकिन बाकी कैरेक्टर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मेरी फिल्म्स अगर आप देखें या ऑडियंस ने देखा होगा तो मेरे सैड कैरेक्टर ज्यादा इंटरेस्टिंग है हैप्पी कैरेक्टर से ज्यादा। और गाने जो हैं वो हमारी, जैसे कि हमने शुरू में भी कहा, उदासी भी बांटते हैं और हमारे सुख बांटते हैं, खुशियां भी बांटते हैं। और जब हम इंडियन सिनेमा की बात करते हैं, भारतीय फिल्मों की बात करते हैं, उसकी बात करें, चाहे वो रीजनल सिनेमा हो हमारे यहाँ का, संगीत उसका एक बहुत ही गहरा हिस्सा है। गाने तो होते ही हैं और वो हमारी पहचान भी है। बिल्कुल, मैं समझती हूँ कोई भी फिल्म या जिंदगी, लाइफ इटसेल्फ गानों के बगैर है क्या। मतलब अगर आपकी जिंदगी में संगीत ना हो, मैं एक दुनिया, मतलब मैं चाहूँ भी अगर कि मैं अपने इमेजिनेशन में एक ऐसी दुनिया की रचना करूं जहां म्यूजिक नहीं है, रेडियो नहीं है, गाने नहीं है, तो मैं नहीं कर सकती। बहुत बेसुरी हो जाएगी, बहुत ही बेसुरी हो जाएगी और बहुत ही स्ट्रेसफुल हो जाएगी कम से कम, ये इतना मेरा मानना है। और इसलिए गानों का जो योगदान है हमारी जिंदगी में, उसको तो मैं आई सैल्यूट इट। तो इस प्रोग्राम में योगदान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं आशा जी का एक बहुत ही फेमस गीत है, मेरे सनम फिल्म से, जाइए आप कहाँ जाएंगे। I would like to play that. जाइए आप कहाँ जाएंगे।
वही सोच रहा था कि कहीं अगर इन्होंने कहा कि अब बस बहुत बातें होगी, तो मैं यही कहने वाला था कि जाइए आप कहाँ जाएंगे। हम फिर आपको पकड़ के लाएंगे। जी जी जी। और हमारा चैनल भी ऐसे ही है जो लोगों को बांधे रखता है, पकड़ के रखता है। और अपने श्रोताओं से एक बार मैं फिर से उनसे कहना चाहूंगा जिन्होंने देर से अपने रेडियो सेट ऑन किए हैं, इस प्रोग्राम को देर से ट्यून किया, उन्हें मैं बता दूं कि हमारे बीच आज के इस प्रोग्राम में, आज के मेहमान प्रोग्राम में हमारे खास मेहमान हैं फिल्म जगत की जानी मानी लेखिका शगुफ्ता रफीक। और शगुफ्ता जी, आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आज के इस प्रोग्राम में एक तरह से आप ट्रिब्यूट भी दे रही हैं। जी। लगता है कि एक दौर के गाने आपको ज्यादा पसंद हैं, मतलब वो 60s के और 70s तक के, वो खास वजह? मैं एक्चुअली पैदाइश 60s की हूँ, इसके लिए 60s के ही गाने हमने सुने हैं, तो बचपन में वो कुछ मेमोरीज है, नॉस्टैल्जिक हो जाती है उन गानों को याद करके, क्योंकि उन दिनों सब थे, फैमिली थी, मेरी माँ थी, सब थे, तो मेमोरीज से इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं वो गाने। और वो गाने आप आज भी अगर सुन लो तो आप उनको बहुत बार सुन सकते हो, आप तंग नहीं आते उन गानों से। और अब आजकल के गाने हैं वो सब जानते हैं कि वो कुछ हफ्तों आपको अच्छे लगते हैं और उसके बाद आप मैं सीडी उठा के दे देती हूँ, मतलब मैं नया गाना कोई सुनती भी हूँ तो फिर ड्राइवर को दे दिया, किसी को दे दिया, क्योंकि उसकी इतनी शेल्फ लाइफ लंबी होती नहीं है। तो इसके लिए मैं वो जो पुराने गाने हैं मैं कहती हूँ कि वो एक दौर था, वो खत्म हो गया, वो दौर अब नहीं आएगा। आपने कहा कि वो तंग आ जाते हैं। बिल्कुल। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि दौर तो बदला हुआ है, आप नए दौर के लिए लिख रही हैं, नए दौर का संगीत अलग है, नए दौर के गाने अलग हैं। जी जी जी। तब दिक्कत होती है। हाँ, मतलब पर्सनली मैं समझती हूँ, मतलब ऑडियंस की प्रेफरेंसेस है, उनको मैं उसको क्वेश्चन नहीं करती। नए गाने मैं भी सुनती हूँ, लेकिन उनको आप हमेशा नहीं सुन सकते, क्योंकि क्या है कि वो उस जमाने के जो मेलोडी थी वो नहीं रही, अल्फाज वैसे नहीं रहे हैं, साउंड ज्यादा है, तो साउंड आप कितना सुनेंगे? साउंड की एक उम्र होती कम होती है, मेलोडी और अल्फाजों की जो है जो बंदिश होती है उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी होती है। तो आपको चैनल आज के कैसे लगते हैं? प्राइवेट चैनल भी तो बहुत सारे हैं, आते हैं, नया गाना सुना। मैं समझती हूँ एंकर्स बहुत ज्यादा बोलते हैं उनमें, और एक तो बोलते हैं उसका शोर होता है, फिर जो गाने हम सुनते हैं उनका अलग शोर होता है, तो शोर ज्यादा है। इसके लिए आई एम वेरी लॉयल टू विविध भारती फॉर दैट रीजन कि लोग कम भी बोलते हैं, गाने भी ज्यादा सुनाते हैं, और बहुत अच्छा बोलते हैं, कम बोलते हैं, लिमिट में बोलते हैं, तहजीब से बात करते हैं, उनकी दे नो द लिमिट्स हाउ टू स्पीक टू पीपल एंड ऑल, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। लेकिन अगर आपसे आपके फिल्मी लेखन के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा तो वहाँ शोर मचने लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, श्रोता शोर मचाने लग जाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कैसे, मतलब वो जो सक्रिय लेखन की शुरुआत होती है, एक्टिव जो पार्टिसिपेशन होता है, उसकी शुरुआत कब हुई, कौन से प्रेस हुई? वेल, मैंने कई साल पहले कुछ टीवी सीरियल्स लिखे थे, कुछ 10-15 साल पहले, लेकिन उन टीवी सीरियल्स के वजह से मुझे और टीवी सीरियल भी नहीं मिल रहे थे, तो मैंने कुछ कोशिश की थी। मैं अपना रेज्यूमे जब बनाती थी और उसमें उन टीवी सीरियल्स के नाम लिखती थी तो वो रिजेक्ट हो जाता था रेज्यूमे, क्योंकि वो उस जमाने में सैटेलाइट चैनल्स का दौर शुरू हुआ था, एंड आई वाज राइटिंग ओनली फॉर दूरदर्शन। तो दूरदर्शन कहीं ना कहीं इतना पॉपुलर नहीं था उन दिनों, तो मेरी जो राइटिंग थी, जो कुछ मैंने लिखा हुआ था, तो वो कहीं गुम हो गया, लोगों को मतलब किसी की मेमोरी में नहीं थे वो सीरियल्स। तो इसके लिए मुझे वहाँ काम नहीं मिला। तो कई सालों के बाद जो है मैंने भट्ट साहब को अप्रोच किया, क्योंकि मुझे लगा कि वही एक आदमी है जो नए लोगों को मौका देते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी जाके ट्राई करूं और देखूं, शायद अल्लाह का आजमाती हूँ, अगर अल्लाह ने चाहा तो कुछ हो जाएगा। तो मैंने उनको 2005 में मैंने उनको अप्रोच किया था, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई अभी तो कुछ है नहीं, कुछ होगा तो हम बताएंगे। तो उसके बाद फिर साल भर और इंतजार किया। तो आपको ये तो नहीं लगा कि कहीं टालने के लिए ऐसा क्या? हाँ, मुझे ऐसा उस वक्त इसलिए लगा था क्योंकि मुझे लगा था कि हर जगह कैंप्स है, यहाँ पर भी वही कैंप वाला चक्कर होगा, नहीं मिलेगा काम। बट आई वाज एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि कलयुग एक फिल्म बना रहे थे वो, तो उसके राइटर भी दीक्षित जी ही थे जिनका मैंने जिक्र किया। तो वो उन दिनों बीमार थे और 2-3 सीन ऐड करने थे फिल्म में। तो भट्ट साहब ने मुझसे कहा कि तुम ऐड कर दो ये सीन्स। तो मैंने जब वो सीन्स लिख कर दिए तो हमारे जो डायरेक्टर थे मोहित सूरी, तो उनको वो सीन्स बहुत अच्छे लगे। तो उन्होंने बिल्कुल उस फिल्म के कुछ 6-7 महीने के बाद मुझे वो लम्हे दे दी लिखने के लिए। फिर वो लम्हे खासी कामयाब हुई। उसके बाद उन्होंने मुझे आवारापन दी जी। और फिर अभी उन्होंने मुझे पिछले साल दी राज द मिस्ट्री कंटिन्यूज, और फिर बस सिलसिला शुरू ही हो गया। तो जब आपको कोई प्रोड्यूसर है या जो भी डायरेक्टर है, जब डिस्कशन होता है उसकी मतलब पूर्व पीठिका कह लें कि प्रीफेस जो होता है, उसके बाद में किताब लिखी जाती है, लेकिन फिल्म के लिए भी एक पूरी शुरू में काफी लंबी चौड़ी बातचीत होती है, बहस होती है, इस तरह के डिस्कशंस भी
होते हैं आप लोग। जी बिल्कुल, भट्ट साहब और मैं हम एक तो हम दोनों की पैदाइश एक ही दिन की है, फिर हम दोनों ने बिल्कुल एक जैसा बचपन गुजारा है कहीं ना कहीं। भट्ट साहब ऑल्सो वाज अ वेरी सैड एंड वेरी लोनली चाइल्ड, मैं भी इस तरह की, तो कहीं एक लीथल कॉम्बिनेशन बन गया हम दोनों का, जिसकी वजह से भट्ट साहब ने जब मुझे काम दिया तो उनको उस वक्त तक उन्हें पता नहीं था कि हाउ कैन आई राइट, मैं किस तरह लिख सकती हूँ, लेकिन जब उन्होंने मेरा काम देखा तो वो बिल्कुल समझ गए कि दैट आई कैन, जो भी थोड़ा बहुत अल्लाह ताला ने मुझे दिया है मैं उसमें मैं कोशिश कर सकती हूँ, आई कैन राइट व्हाट ही वांट्स, जिस किस्म की राइटिंग को वो पसंद करते हैं। तो एक हमारा एक रिश्ता कायम हो गया कलयुग के बाद, फिर वो लम्हे में और मजबूत हो गया, आवारापन के बाद आवारापन में कुछ ज्यादा मजबूत हो गया। तो एक लीथल कॉम्बिनेशन है मेरा और भट्ट साहब का। तो हम दोनों, भट्ट साहब इज द क्रिएटिव हेड, आई एम द राइटर, तो जो भी मैं लिख के देती हूँ उसमें क्या रखना चाहिए क्या नहीं, वो कहीं एक बिकॉज इज आर गार्डियन एंजल, ही इज द हेड, द बॉस, तो उनकी एक रजामंदी होती है कि किस चीज को रखा जाए, और वो ज्यादातर के 90% जो भी मैं लिख के देती हूँ उनको 99% वो यूज होता है। क्या बात है। तो मतलब क्रिएटिव वेवलेंथ भी आपकी उनसे बहुत, वेवलेंथ इतनी एक जैसी है कि मैं समझती हूँ 1% ऐसा होता है कि मेरी लिखाई की कोई चीज उनको शायद नहीं अच्छी लगती होगी, या उनको लगता होगा कि नहीं दिस शुडंट बी पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट, तो वो उसको फिर कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इतना अच्छा वास्ता रहा है उनके साथ कि जितनी फिल्में मैंने लिखी है 99% अप्रूव आप करते हैं जो मैंने लिख कर दी, और 1% आप डिसअप्रूव करते हैं, विच इज अ मेजर अचीवमेंट फॉर मी। चलिए अब हम लोग भी कुछ अचीव करें। बेशक आप अचीव कीजिए। मैं बिल्कुल मैं इतना बोलने लगती हूँ कि मुझे भी अंदाजा नहीं होता है कि मैं गाना भी सुनाना चाहती हूँ अपना फेवरेट के लिए बुलवाया। एंड आई थिंक नाउ आई वुड लाइक टू प्ले फॉर माय लिसनर्स मन्ना डे साहब का एक गीत है, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, फ्रॉम मेरी सूरत तेरी आंखें। आई वुड लाइक टू प्ले दैट सॉन्ग फॉर देम। बहुत खूबसूरत। पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते नींद न आई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, उत जले दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा, उत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उमर गंवाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे, ना कहीं चंदा ना कहीं तारे, जोत के प्यासे मेरे नैन बिचारे, भोर भी आस की किरण न लाई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो ना कैसे मैंने रैन बिताई। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, जी। शुक्रिया यहाँ आने के लिए, और हमें ये हक दीजिए कि हम आपको बाद में भी तंग कर सकें, और बिल्कुल। ये आपके लिए घर जैसा है। जितनी बार भी चाहे आप मुझे बुलाएं, आई वुड रियली रियली लव टू कम। शुक्रिया। थैंक यू।
दोस्तों, आप सुन रहे थे फिल्म लेखिका शगुफ्ता रफीक से कमल शर्मा की बातचीत। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए तकनीकी सहयोग दिया तेजश्री शेट्टी ने, प्रस्तुति सहयोग दिया PKA नायर ने और विविध भारती की ओर से इसे प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के मेहमान।